नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। हम अमेठी नहीं गए तो दूल्हे भाई हार गए। कांग्रेस के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बचे। ओवैसी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। खालिस्तानी आतंक की जड़ खोदने में लगी एनआईए। पंजाब से हरियाणा में 14 जगहों पर छापेमारी। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काउंटडाउन ऑन। टनल में क्या करेंगे डीआरडीओ के दक्ष ब्रदर्स। बिहार में तेज हुई विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। नीतीश कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पास। ये बड़ा फैसला भी हुआ। इन फिल्मों में हफ्ते भर में कमाए 200 करोड़, लेकिन शाहरुख खान निकले इन सभी से एक कदम आगे। अब खबर विस्तार से। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने बोला है कि अगर हम जाएंगे तो क्या वे इतना रोना नहीं रोएंगे। हम नहीं गए तो स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। और क्या है ये पूरी बात, बताते हैं आपको विस्तार से। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज के अंदाज में राहुल गांधी के अमेठी सीट और वायनाड सीट पर हुए चुनावों को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं गए तो दूल्हे राजा अमेठी चुनाव हार गए, जाते तो क्या होता। राहुल गांधी वायनाड में इसलिए जीते क्योंकि वहां पर उन्हें 35% मुस्लिम वोट मिला। कांग्रेस के पास आज अगर कोई वोटर बचा है तो वो मुस्लिम आबादी बची है। इसलिए जब हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा परेशान होती है। दरअसल हैदराबाद में प्रेस से बात करते हुए ओवैसी ने ये बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम नहीं गए और वे अमेठी हार गए, तो अगर हम जाएंगे तो क्या वे इतना रोना नहीं रो पाएंगे। हम नहीं गए और स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने परदादा दादी और पिता की सीट नहीं बचा पाए। वायनाड से इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग से उन्हें 35% मुस्लिम वोट मिले थे। यह भारतीय राजनीति की सच्चाई है। अगर कांग्रेस के लिए कोई मतदाता बचा है तो वह मुस्लिम वोट है। इसके बाद ओवैसी ने यह भी कहा कि यही कारण है कि कांग्रेस एआईएमआईएम की अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और नेतृत्व की चिंता से परेशान है। हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी हमसे परेशान होती है। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा कि हम बहुत सारी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम संघ को रोकने के लिए निजामाबाद में भी नहीं लड़े, जहां हमारे 12 कॉर्पोरेटर है। वही सी विधानसभा सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं, मगर पार्टी ने फैसला लिया। वही अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि यदि समय रात 10 बजे का था तो आपको हमें रोकने का पूरा अधिकार था। जब 5 मिनट बचे थे तो वह मंच पर क्यों आए। कानून अनुमति दे रहा है और आप हमें 5 मिनट पहले इसे रोकने के लिए कहते हैं। यह कैसा व्यवहार है। कोई 5 मिनट में बहुत कुछ कह सकता है। देश में फिर से सर उठा रहे खालिस्तानी आतंक पर एनआईए लगातार शिकंजा कस रही है। एनआईए ने पंजाब से हरियाणा के 14 शहरों में छापेमारी की है। एनआईए ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के दफ्तर पर खालिस्तानी हमले मामलों में पंजाब और हरियाणा के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आज सवेरे शुरू की गई, जो 8 घंटे तक जारी रही। ये छापेमारी पंजाब के मोगा, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, मोहाली और पटियाला में की गई। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी एजेंसियों ने छापेमारी की। इस साल 19 मार्च और 2 जुलाई को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के दफ्तर में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों ने दूतावास के दफ्तर के अधिकारियों को बंद कर उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। इसी के बाद एनआईए ने खालिस्तानी साजिश और आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। एजेंसी की जांच के मुताबिक 19 मार्च को खालिस्तानी आतंकी काउंसलेट के दफ्तर में घुसे और तोड़फोड़ करके अधिकारियों पर हमले किए।
इस मामले से पहले उसी दिन खालिस्तानियों ने दफ्तर पर एक्सप्लोसिव पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश भी की थी, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। बाद में 2 जुलाई की रात को फिर से कुछ खालिस्तानियों ने दफ्तर में घुसकर आग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें दफ्तर को नुकसान पहुंचाया था। मामला दर्ज करने के बाद एनआईए की टीम जांच के लिए इसी साल अगस्त महीने में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बने भारतीय दूतावास भी गई थी। वहां पर हमले में शामिल लोगों की जानकारियां जुटाई गई। इस हमले में शामिल 10 आतंकवादियों की पहचान भी एजेंसी कर चुकी है और उनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो लोग हमले में शामिल थे उनकी तस्वीरें भी एजेंसी ने जारी की थी, ताकि आम लोगों के जरिए हमलावरों तक जल्दी पहुंचा जा सके। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब 2 महाबली भी जुटने वाले हैं। इसके लिए डीआरडीओ ने दक्ष ब्रदर्स को उत्तराखंड भेजा है। अब कौन है ये दक्ष ब्रदर्स, आइए आपको बताते हैं। उत्तराखंड की सुरंग में पिछले 11 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें चल रही है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 रोबोट भी जुटने जा रहे हैं। इन दोनों रोबोट को डीआरडीओ ने विकसित किया है। वे दोनों इस तरह के कठिन भौगोलिक हालात में काम करने में माहिर है। इन रोबोट का नाम दक्ष मिनी और दक्ष स्काउट है। उत्तरकाशी में बचाव अभियान चल रहा है। अधिकारियों ने डीआरडीओ से इन रोबोट्स को भेजने का आग्रह किया था, जिसके बाद उन्हें रवाना करने का फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्ष मिनी एक रिमोट व्हीकल है। यह एक बार फुल चार्ज करने पर 2 घंटे तक नॉन स्टॉप काम कर सकता है और करीब 200 मीटर के एरिया तक आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इस रिमोट व्हीकल में चीजों को उठाने के लिए कैचिंग हैंड बैग बना हुआ है, जिसकी मदद से वह 20 किलो का वजन उठा सकता है। साथ ही रास्ते में मौजूद आईडी को भी डिफ्यूज कर सकता है। इस व्हीकल में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा भी लगे हुए, जिसकी मदद से बैठकर उसे कंट्रोल कर हैंडलर उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उत्तरकाशी में बचाव राहत के लिए भेजे गए दूसरे रोबोट का नाम दक्ष स्काउट है। इस रोबोट को बेसिकली कई तरह की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। वह न केवल सीढ़ियां चढ़ सकता है, बल्कि उबड़ खाबड़ समतल समेत किसी भी तरह की जमीन पर चल सकता है। इस रिमोट व्हीकल में भी 360 डिग्री तक घूमने वाले कैमरे लगे हैं, जो उसके हैंडलर को चारों ओर नजर रखने में मदद करते हैं। इन दोनों रोवर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वजन और आकार दोनों में बहुत ही छोटे हैं। इन रोवर्स को बैकपैक में रखकर कभी भी आसानी से ले जाया सकता है। मजदूरों को सुरंग से निकालने में इन रोवर्स का इस्तेमाल कैसे होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वे इस मिशन के लिए बिल्कुल फिट है और उनके इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है। बताते चले कि उत्तरकाशी में बन रही सुरंग का हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। इस सुरंग का निर्माण 4 धाम यात्रा को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने और सरहद तक सेना के मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए किया जा रहा था। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस सुरंग का 2.5 किलोमीटर हिस्सा बन चुका है। यह सुरंग उत्तराखंड के सलक्यारा और डंडाल गांव के बीच बन रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। वही जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में करीब 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। अब उन सभी के परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इसे शीघ्र ही विशेष राज्य का दर्जा दे। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में जाति सर्वेक्षण के आलोक में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। जनता दल यानी जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश ने कहा, देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा।
अर्थात इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही है। 60,000 रुपए की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1.20 लाख रुपए दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपए के बदले 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 रुपए की राशि व्यय होगी और इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही हो रही है और इस मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2023 में प्रकाशित हुई थी, परंतु उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। शाहरुख खान बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के पहले बाजीगर कहे जाते हैं, मगर अब वो सही मायने में बादशाह बन गए हैं। इस साल उनकी पठान और जवान ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि वह सबसे अलग आगे चमक रहे हैं। टाइगर 3 का अंतिम बॉक्स ऑफिस नतीजा क्या होगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर ये बात तो साफ है कि सलमान खान की इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर खास जगह बनाई है। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाना बड़ी बात होती है, मगर कुछ फिल्में ऐसा भी कर रही है जिन्होंने हफ्ते भर में न केवल 100 बल्कि 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म के सामने वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच की चुनौती थी। इसके बावजूद फिल्म ने एक हफ्ते में 209 करोड़ की कमाई की। पहले सप्ताह में 200 करोड़ कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टाइगर 3 छठे स्थान पर रही। लेकिन रिकॉर्ड देखे तो पता चलता है कि शाहरुख खान ऐसी फिल्मों की लिस्ट में बाकी सितारों से 2 कदम आगे है। असल में शाहरुख खान के नाम पर पहले हफ्ते में 200 नहीं बल्कि 300 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 2023 में यानी इसी साल बनाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड की किसी फिल्म ने पहले हफ्ते में यह रिकॉर्ड कमाई की। शाहरुख खान की पठान ने पहले हफ्ते में 317 करोड़ रुपए कमाए थे। यह रिकॉर्ड उनकी जवान भी नहीं तोड़ पाई थी। जवान ने पहले हफ्ते में 312 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि गदर 2 भी पहले हफ्ते में 300 करोड़ रुपए कमाने के नजदीक पहुंची थी, परंतु थोड़े ही पीछे रह गई। सनी देओल की इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 281 करोड़ रुपए कमाकर सबको चौंका दिया था। वैसे पिछले साल रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 पहली ऐसी फिल्म थी जिसने टिकट खिड़की पर हफ्ते में 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया। खैर, सलमान की टाइगर 3 पहले हफ्ते में 200 करोड़ की कमाई करने वाली 10वीं फिल्म है। सलमान की फिल्म रविवार को रिलीज हुई थी और कल गुजरे सोमवार तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 226 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब सबकी नजर इस बात पे है कि क्या यह फिल्म 300 करोड़ पार कर पाएगी। टाइगर 3 को मिलाकर अभी तक 10 फिल्मों ने पहले हफ्ते में 200 करोड़ का कलेक्शन किया है। इन फिल्मों में बाहुबली, सुल्तान, टाइगर जिंदा है और संजू जैसी फिल्में शामिल है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमले में 1200 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद से दुनिया गाजा में हजारों लोगों की विनाशकारी हत्या की गवाह रही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स समूह के देशों से इजराइल और हमास के बीच न्याय संगत और स्थायी शांति लाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। रामाफोसा ने मंगलवार को पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका नेताओं और आमंत्रित ब्रिक्स सदस्यों की एक ऑनलाइन विशेष संयुक्त बैठक को संबोधित वो कर रहे थे। पीटीआई भाषा के मुताबिक रामाफोसा ने कहा, इजराइल की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और जिनेवा कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इसे प्रोटोकॉल के साथ पढ़े।
उन्होंने कहा, नागरिकों पर हमले और बंधक बनाकर हमास ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया है और उसे इन कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा, इजराइल द्वारा बल की गैरकानूनी उपयोग के माध्यम से फिलिस्तीन नागरिकों की सामूहिक सजा एक युद्ध अपराध है। गाजा के निवासियों को दवा, ईंधन, भोजन और पानी से जानबूझकर इनकार करना नरसंहार के समान है। इस बैठक को गंभीर वैश्विक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बुलाई गई बैठक बताते हुए रामाफोसा ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमले में 1200 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद से दुनिया गाजा में हजारों लोगों की विनाशकारी हत्या की गवाह रही है, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा, गाजा के 11,000 से अधिक निवासी मारे गए, कई हजार से अधिक लोग घायल हैं, बुनियादी ढांचे, घर, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं नष्ट हो गई है। गाजा की आधे से ज्यादा आबादी विस्थापित हो चुकी है। रामाफोसा फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र रैपिड डिप्लोमेट्स फोर्स की तैनाती का भी प्रस्ताव रखा उन्होंने, जिसका उद्देश्य शत्रुता की समाप्ति की निगरानी करना और नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के समर्थक से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के नेतृत्व एवं स्वामित्व वाली व्यापक बातचीत करना शामिल है। ब्रिक्स देशों के नेताओं के अलावा नए ब्रिक्स भागीदारों जैसे सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, एथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने भी ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। रामाफोसा ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, मानवता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोबल साउथ की एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में हमारा मानना है कि न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। बता दें, ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।